पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक, हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आपको मैं बता देती हूँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको डी ब्रोगली रिलेशनशिप बताया था और हम डी ब्रोगली रिलेशनशिप और हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ क्यों रहे हैं वो भी आपको मैं रिवाइंड करा देती हूँ। हमने पढ़े थे लिमिटेशंस बोहर्स थ्योरी के, और उसमें बोहर्स थ्योरी की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमने आगे के रिलेशनशिप्स पढ़े थे, आगे की थ्योरी पढ़नी थी। पहली डी ब्रोगली रिलेशनशिप जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और आज हमें पढ़ना है हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में, जिसमें हमने क्या पढ़ा था। उसके अंदर हमने उसमें पढ़ा था कि मैटर जो होता है, मैटर का ड्यूअल बिहेवियर होता है वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, जिसको हमने एक इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv से इंडिकेट किया था, जिसमें लैम्डा वेव नेचर और mv मोमेंटम पार्टिकल नेचर को इंडिकेट करता है। इसकी हमने डेरिवेशन भी की थी। डेरिवेशन जो हमने डी ब्रोगली इक्वेशन की थी वो की थी दो इक्वेशंस की हेल्प से। पहली प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, दूसरी आइंस्टाइन थ्योरी इक्वेशन। प्लैंक थ्योरी के अकॉर्डिंगली और आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमने डी ब्रोगली इक्वेशन को डेराइव किया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी लिमिटेशन डी ब्रोगली इक्वेशन की। उसकी लिमिटेशन के बाद हम अब पढ़ने वाले हैं हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो मैं आपको रिवाइंड करा दिया है कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। अब हम आ जाते हैं अपने हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। तो वर्नर हाइंसबर्ग ने 1927 में एक बात कही थी। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि हम मेजर नहीं कर सकते एक साथ एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को, मतलब वेलोसिटी को, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के केस में। What I said, हम लोग मेजर नहीं कर सकते पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो प्रिंसिपल था उसको हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। तो अगर मैं उसकी स्टेटमेंट बताऊं क्या है, तो क्या होगी उसकी स्टेटमेंट? इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन and the momentum of a microscopic particle with absolute accuracy or certainty। तो ये नहीं है पॉसिबल कि हम मेजर कर पाए एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम, मतलब वेलोसिटी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बिल्कुल करेक्टली नहीं हम उसको एक साथ मेजर कर सकते। मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिकली हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसको हम ऐसे लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi, जहां पे del x इज द अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग द एग्जैक्ट पोजीशन है, और del p जिसको मैं m del v भी बोल सकती हूँ, मोमेंटम है, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने इसका एक्सपैंड कर दिया है। अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग द एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी को ये इंडिकेट करता है। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने है ये हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड इक्वेशन है। तो ये जो रिलेशनशिप अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, इससे हमें क्या क्या पता चलता है वो एक बार पढ़ लेते हैं। इफ del x is very small, the position of microscopic particles can be measured accurately, but del p will be very large since the product of del x and del p is constant। So क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि अगर हमने कोशिश की कि हम जो अनसर्टेनिटी है del x, अनसर्टेनिटी है जो पोजीशन की वो बहुत कम हो, मतलब अनसर्टेनिटी कम है, इट मींस पोजीशन जो है वो काफी एक्यूरेट है। तो अगर हम पोजीशन को एक्यूरेटली निकाल देते हैं तो क्या होगा? del p की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि del x और del p का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है।
इस चीज को अगर आप घटा दोगे इसकी पोजीशन को ठीक डिटरमाइन करके, तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी क्योंकि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि मोमेंटम और वेलोसिटी जो है पार्टिकल की एक्यूरेटली मेजर नहीं हो पाएगी अगर आपने उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर लिया तो। सेकेंड पॉइंट इसका इन्वर्ट है। अगर आप डेल पी की वैल्यू आपके पास बहुत स्मॉल है, मतलब कि मोमेंटम और वेलोसिटी जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की वो एक्यूरेटली मेजर हो गई है, तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। कारण सेम पिछले वाला कारण, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। एक की वैल्यू घटा दोगे तो दूसरे की अपने आप ही बढ़ जाएगी। आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। अगर डेल एक्स 0 है, अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 0 है, मतलब कि बिल्कुल एक्यूरेट आपके पास पोजीशन की वैल्यू आ गई, उसमें अनसर्टेनिटी है ही नहीं, मतलब 0 है, तो जो पोजीशन है उसकी एक्यूरेटली मेजर हो जाएगी। पर इस केस के अंदर जब पोजीशन एक्यूरेटली मेजर हो रही है, इस केस के अंदर हम मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को देखें तो वो इनफाइनाइट होगी। इट मींस कि जो मोमेंटम या वेलोसिटी है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, वो बिल्कुल भी मेजर नहीं हो सकती, एक्यूरेटली बिल्कुल मेजर नहीं होगी, क्योंकि इतना ज्यादा लार्ज वैल्यू हो जाती है। उतनी जो वैल्यूज है वो सारी की सारी मोमेंटम की ही है, क्योंकि डेल एक्स तो 0 है, तो डेल एक्स 0 होने के कारण डेल पी जो है वो हो जाता है इनफाइनाइट। और इस केस में आप बिल्कुल भी जो आप मेजर करना चाहोगे मोमेंटम को या वेलोसिटी को माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, वो बिल्कुल मेजर नहीं होगी, कैन नॉट बी मेजर्ड एट ऑल। और अगर डेल पी 0 होगा तो आप उस चीज को भी इसी तरीके से देख सकते हो। तो ये था हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसमें मैंने आपको इसके क्या स्टेटमेंट है, क्या इसकी डिस्क्रिप्शन है, वो सब बता दिया है, और इस रिलेशनशिप से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो भी मैंने आपको बता दिया है। हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ने के बाद अब हम उन्हें उस प्रिंसिपल का पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस। जैसा कि हम अब तक करते आए हैं सभी प्रिंसिपल्स के लिए, मोस्टली हमने पहले तो उस प्रिंसिपल को पढ़ा, फिर उसका सिग्निफिकेंस पढ़ा, फिर उसके ड्रॉबैक्स पढ़े। तो हम उसी ट्रेंड को बरकरार रखते हुए आगे चलते हैं, हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे अब हम। तो सबसे पहले है, इट रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स। जैसे कि पिछली थ्योरीज में आपने पढ़ा है, ये बोला गया था, थ्योरी का नाम ही बता देती हूं मैं, बोहर्स थ्योरी। बोहर्स थ्योरी में बोला था, बोहर्स थ्योरी में बोहर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स का डेफिनेट पाथ है, डेफिनेट एनर्जी है, उसी में वो घूमता चला जाता है। तो इसको हाइंसबर्ग ने रूल आउट कर दिया, नॉक आउट कर दिया। अब जरा देखते हैं कैसे। एक सबएटॉमिक पार्टिकल है जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, इसकी एक साथ पोजीशन और मोमेंटम एक ही टाइम पे निकालना एक परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ पॉसिबल नहीं है। सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि for a subatomic particle like electron, it is not possible to simultaneously determine its position and momentum at any moment with a good degree of accuracy। तो यही आपके हाइंसबर्ग प्रिंसिपल ने कहा था कि एक ही टाइम पे बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, उसकी पोजीशन और मोमेंटम मतलब वेलोसिटी दोनों एक साथ नहीं आप उसके मेजर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास सफिशिएंटली रिफाइंड टेक्निक्स नहीं है ये सब फाइंड आउट करने के लिए, कमी नहीं है हमारे पास किसी चीज की भी, डिवाइस की कमी नहीं है, पर फिर कमी क्या है? It is because due to the fact that we cannot observe microscopic things without disturbing them। मतलब ये है प्रॉब्लम, कमी किसी चीज की नहीं है, पैसा बहुत है, टेक्निक्स बहुत है लोगों के पास, हमारे साइंटिस्ट के पास, पर कमी ये है कि अगर हम एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे कि इलेक्ट्रॉन है उसकी
पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को एक साथ डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे तो ना तो हम उनको देख सकते, और अगर देखेंगे तो बिना डिस्टर्ब हुए देखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइट तो आप उस पर डालोगे, लाइट डालोगे ना, उसको मैग्नीफाई करने के लिए अंधेरे में तो तीर मारोगे नहीं, तो लाइट डालोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसी लाइट को एब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। हो गई ना उसकी पोजीशन डिस्टर्ब। तो पोजीशन तो यहां पता ही चली गई कि वो तो डिटरमाइन कर नहीं सकते, तो जब पोजीशन ही नहीं डिटरमाइन कर सकते तो वेलोसिटी को अकेले डिटरमाइन करके करोगे क्या, क्योंकि हाइंसबर्ग ने कहा ही यही है कि पोजीशन और वेलोसिटी दोनों एक साथ एक ही टाइम पे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए आप नहीं मेजर कर सकते एक्यूरेट वैल्यू के साथ। तो ये आपको बता दिया है कि क्या हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है, क्या उसने रूल आउट किया, किस रूल को, किस प्रिंसिपल को उसने गलत साबित किया, और ऐसा क्यों है वो भी उसने बता दिया है यहाँ पे। ये था फर्स्ट पॉइंट। नाउ वी कम टू द सेकंड पॉइंट। The effect of Heisenberg uncertainty principle is significant only for the motion of microscopic objects and is negligible for macroscopic objects। मतलब जो इफेक्ट है हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ही सिग्निफिकेंट है। अगर मैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने लग जाऊं तो ये प्रिंसिपल मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों, कैसे, वो एक्सप्लेन भी करूंगी मैं, डोंट वरी। हमारी डेली लाइफ में ये प्रिंसिपल किसी भी काम का नहीं है, बिल्कुल बेकार है। क्यों, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में हम डील करते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ, बड़े ऑब्जेक्ट के साथ, जो हमें दिखाई देते हैं हमारी आंखों से, उन ऑब्जेक्ट्स के साथ हम डील करते हैं डेली लाइफ में। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। देखा है कभी हम माइक्रोस्कोप लेके घूम रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उसमें क्या है वो देखा है कभी? हम क्या किस पे चल रहे हैं, क्या उस जमीन को हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा है गंदी है या नहीं है? क्या हमने जो कपड़े पहने हैं वो साफ है या नहीं है? उनमें कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म तो नहीं? क्या हम माइक्रोस्कोप लेके घूमते हैं? क्या नहीं करते हैं हम माइक्रोस्कोपिक चीजों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। हमारा सामना सिर्फ बड़े ऑब्जेक्ट से होता है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से होता है, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। इसीलिए ही ये प्रिंसिपल हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि अप्लाई ही नहीं होता है ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। बड़े ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई नहीं होता, ये हमारे काम का भी नहीं, पर पढ़ना तो पड़ेगा, साइंस जो ली है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी इसी पॉइंट को हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं। नाउ जो पोजीशन और वेलोसिटी है इन ऑब्जेक्ट्स की, किन ऑब्जेक्ट्स की बात कर रही हूं मैं? The position and velocity of these objects can be determined accurately, macroscopic, बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात कर रही हूं। बड़े ऑब्जेक्ट्स की जो पोजीशन और वेलोसिटी है वो डिटरमाइन कर सकते हो आप एक्यूरेसी के साथ। क्यों? क्योंकि इस केस में अगर आप इस चीज को मेजर करोगे तो उसको डिस्टर्ब करने वाली नौबत नहीं आएगी। तो द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, दीज मतलब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, can be determined accurately because in these cases during the interaction between the object and the measuring devices the changes in the position and velocity are negligible। मतलब अगर हम किसी डिवाइस को कोई की हेल्प लेके मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन और वेलोसिटी को निकालने की कोशिश करते हैं तो उस डिवाइस से उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन और वेलोसिटी पे आने वाले जो चेंजेस है वो ना के बराबर है। लिखा है ना नेग्लिजिबल, क्योंकि उनका मास ज्यादा है। अब ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया, अब थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं फॉर्मूला लगा के, वैल्यूज के साथ, थोड़ा और इसको एनहांस करके मैं आपको बताऊंगी। नाउ अगर ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक ऐसे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है जिसका मास 1 मिलीग्राम है, मतलब 10⁻⁻8 kg है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है ये, तो इस पे जरा अप्लाई करते हैं इस प्रिंसिपल को। तो देखिए del x into del v is equal to h upon 4 pi m। अब कंफ्यूज मत होना, del x into del p था वहां, del p मतलब होता है m del v, यहाँ का m मैं यहाँ ले आई हूँ नीचे, डोंट गेट कंफ्यूज्ड।
तो जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है, वो मैं यहाँ वैल्यू जानने के लिए इस फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। बस वहां से m को उठा के मैं नीचे ले आई हूँ। वहां पे डेल p की जगह m डेल v लिख सकते हैं ना, तो वहां का m मैंने यहाँ रख दिया। तो जरा देखते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू वही 6.626 into 10⁻⁻34, 4 की जगह 4, पाई की जगह 3.14 और मास बताया तो है 10⁻⁻6 kg। तो रख दिया यहाँ पे मास। ये जो इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू आई है वो आई है 5.27 into 10⁻⁻29, that is very small value, -29 meter square per second। ये वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, इसीलिए ये जो वैल्यू है अनसर्टेनिटी की वैल्यू है, और अनसर्टेनिटी की वैल्यू छोटी है, इसका मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और किसके लिए थी ये वैल्यू? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। जब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए अनसर्टेनिटी की वैल्यू इतनी छोटी है तो इसका सिग्निफिकेंस रह ही क्या जाता है। यही तो बताया था मैंने कि जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन और वेलोसिटी की, वो नेग्लिजिबली स्मॉल है। नाउ अब हम इसको अप्लाई करेंगे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे। तो अगर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मैं इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करूंगी तो जरा देखिए, वही फॉर्मूला, वही प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, वही 4, वही पाई की वैल्यू, बस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाता है। मैंने आपको कहा था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट और रेडबर्ग कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट हैं सबके जो वैल्यूज है वो याद कर लीजिए। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 into 10⁻⁻31। यहाँ पर मैंने इसको पुट किया है, इसको सिंप्लीफाई किया है, आई गेट द वैल्यू 5.78 into 10⁻⁻5। इतनी ज्यादा छोटी वैल्यू नहीं है कि हम इसको इग्नोर कर दें, तो इसीलिए ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज बिग इनफ, therefore we cannot ignore this, and for this electron it has significance. It means significance is of uncertainty principle. There is the significance of uncertainty principle for electron, means microscopic object. अब जरा इसकी वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी निकालते हैं। उसी फॉर्मूले को चेंज करो, वैल्यूज पुट करो, ये आ जाती है आपकी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी की वैल्यू 5.78 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। ये भी काफी है, ये वैल्यू छोटी नहीं है इतनी ये वैल्यू कि इसको इग्नोर कर दें। तो अगर आपको इग्नोर ही करना है तो आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अगर आप मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे लगाते हो, अप्लाई करते हो, तब इग्नोर कर दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि किसके लिए एप्लीकेबल है, तो मैं बता दूं आपको, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही एप्लीकेबल है और बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। तो इन शॉर्ट आपके लिए एक ही बात है, सिग्निफिकेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है।